अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में बुग़्ज़ और हसद की आग में जलती एक इबरत असर सच्ची कहानी। उमर अपनी फैमिली के एक एक मेंबर को अच्छी तरह से जानता था। बड़ी भाभी फहमीता अम्मा की भांजी थीं जो बेहद तेज तरार और तावीज़ गंडे करने वाली थीं, जबकि छोटी मूना भाभी अब्बा की भतीजी थीं, लेकिन ये मजमूई तौर पर अच्छी थीं। बड़ी आपा भी हर बात में फहमीदा की साइड लेती थीं। अम्मा और अब्बा का तो किसी पर बस नहीं चलता था। बड़े भैया भी अपनी बीवी की तरह मिजाज के सख्त और अपनी दुनिया में मगन थे। वालिदैन और बहन भाइयों के साथ अजनबियों की तरह वो रहते थे। सिर्फ बच्चे ही उनकी दुनिया थे। माली तौर पर वो बहुत मुस्तहकम थे, इसलिए किसी को मुंह नहीं लगाते थे। बीवी ने जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गया। जिस तरफ इशारा किया आंख बंद करके उसी तरफ चल पड़ते थे। अम्मा और अब्बा में तो अक्सर सर्द जंग चलती रहती थी। अब्बा अपनी भतीजी को सही कहते थे तो अम्मा अपनी भांजी को। उमर मूना भाभी और उनके शोहर की तरफ था, क्योंकि उनके शोहर भी अपनी बीवी की तरह एक सच्चे और अच्छे इंसान थे। जब उमर अपने और अपनी बीवी के लिए दूसरे घर का बंदोबस्त कर रहा था तो उनकी बीवी कमल के वालिदैन ने उन्हें समझाया कि अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रहें, लेकिन उन्होंने बड़े ही एहसन तरीके से अलग घर के लिए सास ससुर को मना लिया। कमल उमर की पसंद थी, वो उसे बहुत चाहते थे और उन्हें एक सबसे बड़ा खौफ ये था कि बड़ी भाभी फहमीदा ने बहुत जोर लगाया था, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि उमर की शादी उनकी छोटी बहन से हो जाए, लेकिन उमर ने सख्ती से इनकार कर दिया और अपनी पसंद वालिदैन के सामने रख दी। बहन ने भी सख्ती से मुखालिफत की, लेकिन उमर को इस रिश्ते से इनकार था तो वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उमर एक अंग्रेजी फर्म में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। उनकी पुरकशिश सैलरी थी, वो मेहनती और ईमानदार थे। फर्म में वो अच्छी नज़र से देखे जाते थे। उन्होंने शादी से एक हफ्ता पहले फ्लैट किराए पर ले लिया और उसे अच्छी तरह सजा लिया। वो अपनी बीवी कमल को लेकर सीधे अपने फ्लैट में आ गए। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही मिलनसार और अच्छे इखलाक के मालिक थे। दोनों ही खूबसूरत भी थे। अड़ोस पड़ोस में दोनों की खूबसूरती और इखलाक की धूम मच गई। सब ने बहुत पसंद किया। दोनों की ज़िंदगी पुरसकून और बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक कुछ अरसे के बाद किचन में रखे बर्तन और अलमारी में रखे कपड़ों पर आफत आ गई। कांच के ग्लास, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन मुतासिर होने लगे। वो अक्सर कांच का ग्लास किचन से उठाते तो बड़ी खूबसूरती से उसका पैंदा रखा रह जाता और बगैर पैंदे का ग्लास उनके हाथ में आ जाता। इसी तरह प्लेट रखी हुई उठाते तो उसका पैंदा ऐसे जैसे खूबसूरती से कटा हुआ हो, वो नीचे रह जाता और प्लेट बड़े से होल की सूरत में हाथ में आ जाती। कपड़े अलमारी से निकाले जाते तो वो बेतुके तरीके से फटे हुए होते कि दोबारा पहनने के काबिल नहीं होते थे। उमर अपने एक दोस्त की मदद से एक बुजुर्ग के पास कमल को लेकर गए। बड़ी देर हिसाब किताब लगाकर बुजुर्ग ने बताया कि आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, वो आप पर तावीज़ गंडे करवा रही हैं। माँ और बेटी दो औरतें हैं। बाबा जी, ये मेरे घर वालों में से हैं या कमल के घर वालों में से? देखो बरखुरदार, मैं सब कुछ नहीं बताता, इससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। सिर्फ इतना आगाह कर दिया है कि आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। मैं आपकी बीवी की हिफाजत के लिए, मकान और आपकी हिफाजत के लिए तावीज़ दे देता हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। साथ में आप 5 वक्त नमाज पढ़ें। चारों कुल और आयतल कुर्सी भी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करें। इसके साथ उन्होंने कमल को पढ़ने के लिए कुछ खास वज़ाइफ भी दिए। दोनों मियाँ बीवी घर लौट आए। जिंदगी फिर उलझनों का शिकार हो गई। इसी दौरान बड़ी भाभी फहमीदा वक्फे वक्फे से हमले करती रहती थी। हर मुकाम पर, हर मौके पर, हर तकरीब में मुख्तलिफ अंदाज में कमल की तजलील करती, कमल को जहनी खौफ में मुब्तला करती। ऐसा करके उसके शैतानी जहन और कमीनी फितरत को सुकून मिलता था। उन दिनों ऐसे हालात को फेस करते हुए अक्सर नमाज पढ़ती कमल दुआ करते हुए रो पड़ती। उमर भी उसकी जहनी कोफ्त और टेंशन की वजह से परेशान रहता था। फहमीदा भाभी अक्सर कोई ना कोई स्वीट डिश कमल के यहाँ भेजती रहती थी। उमर ने कमल को सख्ती से मना कर दिया था कि उनके यहाँ से आई हुई कोई ऐसी वैसी चीज़ ना खाना।
तकरीबात में तो वो तुम्हें टेंशन देती हैं और घर में इस तरीके से मीठी डिशेस क्यों बना के भेजती हैं। एक रोज़ उमर के बचपन के दोस्त रहमान, जो कि उसके बिल्कुल भाइयों जैसा था, वो दूसरे शहर से आया हुआ था। वो थोड़ा बहुत रूहानी इल्म जानता था। उसके होते हुए ही भाभी फहमीदा की तरफ से गुलाब जामुन आए। कमल ने गुलाब जामुन का प्याला किचन में रखा था कि थोड़ी देर बाद वो उसको फेंक देगी। अब्दुर्रहमान ने गुलाब जामुन देख लिए थे। उन्होंने उसी वक्त कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उमर की भी छुट्टी थी, वो भी घर पर थे। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि गुलाब जामुन का प्याला किचन से कमरे की तरफ हवा में उड़ता हुआ आने लगा और फिर सबके सामने छन से गिरकर चकनाचूर हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान हुए। उमर आगे बढ़ने लगा कि वो गुलाब जामुन के प्याले को देखे आखिर उसके साथ हुआ क्या, तो रहमान ने उसे इशारे से रोक दिया। वो खुद कुछ पढ़ता हुआ आगे बढ़ा, प्याला और गुलाब जामुन उठाकर बाहर फेंक दिए। वापस आकर कमल से कहने लगा, भाभी, इस औरत की भेजी हुई कोई भी चीज़ हो आप नहीं खाना। अब मैंने पक्का बंदोबस्त कर दिया है, आप परेशान ना होना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कमल बोली, रहमान भाई, घर आई चीज़ तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन जब सास के घर या उनके घर जाएंगे तो तब क्या करेंगे। रहमान कहने लगा, आप सूरह नास पढ़कर खा लिया करें और खाने से पहले थोड़ा सा उस चीज़ को ज़ाया कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। उन्हीं दिनों कमल के यहाँ नन्हे शाहान की आमद हुई। बड़ा ही चांद जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा था। हर एक की नज़रों का वो मरकज़ था, वालिदैन की तरह खूबसूरत। लेकिन कमल उसकी तरफ से खासी परेशान थी। वो चंद दिनों से नोट कर रही थी कि इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर सोते रहते हैं, भूख लगती है या नैपी गीली हो तो रोते हैं, मगर शाहान अगर जाग रहा हो तो सिर्फ छत को घूरता रहता है। उसने उमर को बताया तो उन्होंने भी कहा, तुम बहुत मोहतात और वहमी हो गई हो कमल, इतना सा बच्चा है, देखता है तो क्या मतलब है। नहीं उमर, फिक्र तो इसी बात की है ना कि वो इस तरह से क्या देखता रहता है, आखिर उसे क्या नजर आता है। अरे बाबा, बिल्कुल ठीक है, कल मालूम हो जाएगा, मैं रहमान को कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। उन्होंने कमल को खुद से करीब किया और उसको प्यार करने लगे। इस तरह टेंशन ना लिया करो, बस कलाम रब्बी का विर्द करती रहो, सदा बावुज़ू रहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास सी चाय तो पिलाओ। कमल मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चल दी। चंद ही लम्हों में कमल की आवाज़ बड़ी खौफजदा सी सुनाई दी, उमर जल्दी आइए, जल्दी करिए। उमर तेज़ी से किचन की तरफ लपका। कमल बुरी तरह कांप रही थी। एक बहुत ही मोटा, बड़ा और स्याह चूहा बैठा हुआ उन लोगों को घूर रहा था। लम्हा भर के लिए उमर भी खौफजदा हो गए। फिर उन्होंने अपना दिल मजबूत किया और चूहे को भगाना चाहा। उन दोनों के देखते ही देखते वो चूहा एक ही छलांग में किचन से बाहर था। फिर उसके बाद दोनों ने बड़ी देर तक कमरों में, वॉशरूम में, स्टोर में, सब जगह उस चूहे को ढूंढा, मगर वो कहीं ना मिला। उमर ऑफिस चले गए। शाहान सो रहा था। कमल ने घर की सफाई की, दूसरे कामों को समेटा ही था कि पड़ोसन आ गए। इधर उधर की बातों के दौरान पड़ोसन ने कहा, आप लोगों को यहाँ खौफ नहीं आता। पड़ोसन के सवाल पर कमल चौंक गई। आपने ये सवाल क्यों किया है? पड़ोसन कहने लगी, आपसे पहले 3-4 किराएदार यहाँ आए थे, लेकिन जल्द ही चले गए। पिछले किराएदारों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो बेचारी नई नवेली बड़ी खूबसूरत सी दुल्हन थी। मियाँ रात को आया तो पिछली तरफ डिक में मुर्दा हालत में मिली। ये क्या कह रही हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं आपसे ये बात कर सकूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आप यहाँ से चली जाएं। वो इतना कहकर चली गई, लेकिन रात उमर के आने तक कमल बहुत परेशान रही। उसने फ़ोन करके अपनी अम्मी को बुला लिया और फिर जल्द ही इस घर को भी छोड़ना पड़ा। अब कमल जिस नए घर में आई थी उसको वहाँ थोड़ा सुकून मिला। मकानदार भी अच्छे थे। ग्राउंड फ्लोर पर मालिक मकान रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर उमर थे। यहाँ पर 1 साल गुजर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक फूल सी बेटी दी। अब कमल की मसरूफियत में इजाफा हो गया था, लेकिन कुछ ही दिन पुरसुकून गुजरे थे। बेटी दुआ अभी चंद माह की थी कि कमल की ननद के बेटे की शादी थी। तीनों देवरानी जिठानियों में सबसे प्यारी कमल ही लग रही थी। कमल और उमर की जोड़ी देखकर हर कोई तारीफ कर रहा था और उमर के इंतखाब को दाद दे रहा था कि आपकी बीवी और बच्चे बहुत प्यारे हैं। लेकिन यहाँ पर कमल के साथ एक मसला हुआ जिस पर वो बहुत परेशान थी। उसके वालिदैन को भी इनवाइट किया गया था इस शादी में। उसने अपनी अम्मी को बताया कि मैं वॉशरूम में गई तो एकदम लाइट ऑफ हो गई और दरवाज़ा सख्ती से लॉक हो गया था। बहुत देर बाद खुला था।
اسے اس دوران واش روم میں بہت زیادہ خوف آیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ہے. اسی نے لائٹ آف کی اور اسی نے ہی دروازے کو جکڑ کر رکھا ہوا تھا. کمل کی ماں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی. اس پر مختلف چیزیں پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگیں. اس کے بالوں اور ہاتھوں سے پھول اتروا دیے. بس یہ شادی کی شرکت کمل کے لیے زندگی کی آخری شرکت ثابت ہوئی. اس نے گھر آ کر عمر کو بھی واش روم کی تفصیل بتائی. عمر اب کی بار ڈسٹرب ہوئے. وہ دیر تک اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے. رات زیادہ ہو گئی تھی تو پھر وہ لوگ سو گئے. صبح اٹھے تو کمل کو بہت بخار تھا. اس نے گھر میں رکھی میڈیسن لی. کام بھی زیادہ نہیں کر سکی. تھکن سی محسوس کر رہی تھی. عمر آفس سے آئے تو لائٹ نہیں تھی. عمر نے کہا میں اور بچے چھت پر جا رہے ہیں, تم چائے وہیں پر لے آؤ. تھوڑی ہی دیر بعد کمل کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں. ساتھ ہی برتن ٹوٹنے کی آوازیں بھی آئیں. عمر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑا. دیکھا تو ساری چائے کمل پر گر چکی تھی. وہ نیم بے ہوشی میں سیڑھیاں لڑکتی ہوئی نیچے جا پڑی تھی. تھوڑی دیر بعد کمل کو ہاسپٹل لے جایا گیا. اس کی امی, بھائی بہن, ابو سب اسی کے پاس تھے. کمل جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تو اس کے ماں باپ اس کو میکے لے گئے. کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھا. اس دوران اس کا بخار زیادہ تیز ہوتا گیا. وہ کسی بھی میڈیسن سے نارمل نہیں ہو رہا تھا. کمل کی امی نے عمر سے کہا بیٹا اسے ایک بابا صاحب کے پاس لے جاؤ, میں تمہیں ان کا پتہ بتاتی ہوں, اسے دم کروا کے لے آؤ. وہی ہوا جس بات کا کمل کی امی کو خدشہ تھا. دم کرنے والے بابا نے بتایا کہ کسی نادیدہ طاقت نے کمل کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مکان کی چھت پر ایک کمرہ تھا جس میں آصیب کا بسیرا تھا. مالک مکان نے گھر والوں سے یہ بات چھپائی. اب کیا تھا, کمل اور اس کے شوہر کو بچوں سمیت وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا. بدقسمت کمل کی شادی کے بعد سے ہی اس کی جیٹھانی فہمیدہ نے جادو ٹونے کا آغاز کر دیا تھا. پھر مختلف مکانوں میں مختلف قسم کا آصیبی ماحول ملا. پھر نند کے بیٹے کی شادی میں واش روم کا آصیبی واقعہ بھی ہوا. کمل ایک نازک اندام سی لڑکی تھی. آخر وہ کب تک اپنے اعصاب کو کنٹرول کرتی رہتی. اتنے حادثوں سے گزر کر اور ایسے حالات اور واقعات سہ کر وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی. پھر اس کی ماں نے اسے دوبارہ اس گھر جانے نہیں دیا. وہ سارا سامان وہیں لے کر آ گئے تھے. اس کے والدین اور بھائی بہن دن رات اس کی خدمت کرتے تھے اور ساتھ ہی کمل کے بچوں کو بھی سنبھالتے تھے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کمل کا بخار نارمل نہیں ہو رہا تھا. دم درود کروائے, حکیم ڈاکٹر کو دکھایا, ہومیوپیتھک ہر قسم کا علاج کروایا, مگر حالت دن بدن ابتر ہوتی رہی. کوئی بھی کمل کی مدد نہ کر سکا اور آخر کار جادو ٹونے اور آصیبوں نے مل کر اس پھول سی کمل کو مٹی میں ملا دیا. آج بھی کمل کی امی اپنی بیٹی کو یاد کر کے تڑپ اٹھتی ہیں. آج بھی کمل کی امی اپنی بیٹی کو یاد کر کے تڑپ اٹھتی ہیں اور بساختہ ان کی زبان سے اس کی جیٹھانی فہمیدہ کے لیے بددعائیہ کلمات نکل جاتے ہیں. کیونکہ کمل جب فوت ہوئی تھی تو اس کی چھوٹی بیٹی چند مہینوں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اور بزرگی انصاف سے جیٹھانی فہمیدہ کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا. اس کے پاس پیسہ ہے, اولاد ہے, عیش و عشرت ہے, مگر بیماریوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے. ڈاکٹرز بیماری کی تشخیص کرنے سے قاصر ہیں. وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے, نہ مرتی ہے اور نہ جیتی ہے. زندہ ہے لیکن ایک لاش کی طرح, اور اس کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جادو ٹونے کرنے والوں کو, جس سے وہ دوسروں کی زندگیاں اجاڑتے ہیں اور ان کے سکون اور خوشیوں کے در پہ ہو جاتے ہیں, انہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے.